वेलकम बैक। आई कैन सी वेरी मच फेमिलियर नेम्स। माशाल्लाह आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही होगी, आई एम क्वाइट श्योर। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और एमएफए में जो स्ट्रेटजी का पोर्शन है उसकी कुछ एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करने के लिए, नहीं चांद रात आज नहीं है, चांद रात हम मनाएंगे इंशाल्लाह। वो अब वो हमारा इवेंट जो है वो इंशाल्लाह होगा, और वो हम मनाते होते हैं एग्जाम से एक रात पहले। आज का जो सेशन है प्राइमरीली, लेट मी स्विच ऑन माय कैमरा सो यू मे सी मी एज वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है प्राइमरीली ये एग्जाम अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर है। लाइक अगले आधे पौने घंटे में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी वैसे डिस्कस करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, बट प्राइमरीली वी विल बी फोकस्ड ऑन दैट हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट योर पेपर। और इसमें आप बेटा, ये क्या नाम है आपका, आरजू प्रोबेबली, अगर आप अपनी स्क्रीन अनशेयर कर दें सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन जरा अनशेयर कर दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ओके जी, सो वेलकम अबोर्ड एंड वेलकम बैक। माशाल्लाह बड़े मेरे फेमिलियर नाम मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त, एंड बड़े बड़े काबिल नाम नजर आ रहे हैं मुझे। काशान, आयशा एंड हु एल्स, मोतसिम, यस मोतसिम। ओके, सो राइट, अच्छा जनाब। सो एक मैं जरा फाइल ओपन कर लूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। लेट मी ओपन द टेबल ऑफ कंटेंट्स फर्स्ट एंड देन वी कैन सी दैट हाउ वी कैन टेक द डिस्कशन अहेड। ले जी, आपका सब्जेक्ट एमएफए, और एमएफए के अंदर हमारा पोर्शन स्ट्रेटजी का और बिजनेस मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंस और मैनेजमेंट, ये दो ही इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसकी बेस पे एक इदारा थ्राइव करता है, कामयाब होता है, एक इदारा सक्सेस को अचीव करता है। और इस सब्जेक्ट में इन दोनों पोर्शन पे फोकस किया गया है। और इसमें पहले 9, इसकी ग्रिड तो खैर हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको एक क्विक सा रिफ्रेशर दे देता हूँ ग्रिड का। इसकी जो ग्रिड है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, 3 पोर्शंस हैं। उसमें पहला पार्ट है मैनेजरियल एनालिसिस, जिसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स शामिल हैं। दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल एंड रिस्क एनालिसिस, उसमें अगले 5 चैप्टर्स शामिल हैं। और तीसरा पार्ट है आपका बजटिंग एंड प्रोजेक्शन, राइट, उसमें आपके आखिरी 3 चैप्टर्स शामिल हैं। तो कलेक्टिवली 17 चैप्टर्स का ब्रेकअप है ये सब्जेक्ट जो है आपका, ये 17 चैप्टर्स का ब्रेकअप है। इस तरह से कि पहले 9 चैप्टर्स जो हैं हमारी किताब के, द फर्स्ट 9 चैप्टर्स ऑफ आवर बुक आर पार्ट ऑफ just a minute. So chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 9। अच्छा, ये 9 के 9 पार्ट जो हैं मैनेजरियल एनालिसिस के, इसकी पेपर में जो टोटल वेटेज है इस पोर्शन की, इन 9 चैप्टर्स की, दिस इज अप टू 40%। कहने को 9 चैप्टर्स हैं किताब के, यानी मोर देन 50%, लेकिन पेपर में इसकी वेटेज 40% है। रिमेनिंग 8 चैप्टर्स की वेटेज पेपर में अप टू 60%। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मैनेजरियल एनालिसिस का जो पोर्शन है ये स्लाइटली लेस डोमिनेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। अच्छा, फर्दर मैनेजरियल एनालिसिस के पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। देयर आर फर्दर 3 पार्ट्स ऑफ मैनेजरियल एनालिसिस। ठीक है जी, पहला पार्ट है इसका एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। वैसे तो ये ग्रिड मैंने बहुत दफा आपके साथ डिस्कस की हुई है, शेयर की हुई है, लेकिन सिर्फ एक मेमोरी रिकॉल के लिए, एक रिफ्रेशर के तौर पे। तो मैनेजरियल एनालिसिस के हमारे पास टोटल 3 सब पार्ट्स हैं। पहला पार्ट एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा पार्ट इंटरनल एनालिसिस, और तीसरा पार्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग। एक्सटर्नल एनालिसिस के आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं।
मैक्रो एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट। मैक्रो में एक मॉडल है कॉम्प्रिहेंसिव पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर आपकी किताब इकोलॉजिकल फैक्टर से बात नहीं करती, तो बेसिकली आपकी किताब जो है वो पेस्ट एनालिसिस से बात करती है, वेयर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स आर ब्लेंडेड टुगेदर। पेस्ट एनालिसिस के अंदर नॉर्मली पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स को इकट्ठा डिस्कस किया जाता है। सो इकोलॉजिकल फैक्टर से कोई बात नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है सच। ये है मैक्रो। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6, इसमें किताब के 5 चैप्टर्स काउंट होते हैं इसमें किताब। जी मैं आपको ब्रॉड इंपॉर्टेंट एरियाज जरूर बताता हूँ, और उसका पेपर में किस तरह का सवाल आएगा। और इन पांचों चैप्टर्स में से अगर सवाल आया तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा टेस्ट के ऊपर। हाईली हाईली अनलाइकली, मतलब इफ नॉट 0%, 1% या 2% चांस है कि आपको पेस्टल से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। वेरी अनलाइकली कि पेस्टल में से आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, वेरी फ्यू चांस। अगर सवाल नॉलेज बेस्ड आया तो किस नौयत का आएगा वो भी आपको बताता हूँ। और जनरली पेस्टल की, जैसे हमने क्लास में भी हमने इसकी जो डिस्कशन है, जो इसकी क्लास में हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हमारी जो है इस हवाले से सिनेरियो बेस्ड रही है। हमने इसके ऊपर मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अच्छा, सिनेरियो भी पेस्टल में दो किस्म के होते हैं। सिनेरियो भी पेस्टल के अंदर दो किस्म के पाए जाते हैं। एक सिनेरियो पेस्टल का वो जिसमें आपको इंफॉर्मेशन सारी दे दी गई है और आपने इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट में पुट करना है, ये आसान सवाल होता है। बीएमबीएस में भी इस तरह के सवाल होते थे। ये एक आसान, ये कदरे आसान सवाल होता है। जिस तरह हमने क्लास में प्रैक्टिस की, हमने क्वेश्चन किया वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्योर लिमिटेड का, हमने सवाल किया वो फ्लेवर सम का फास्ट फूड कंपनी का। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद होंगे, और ये दोनों क्वेश्चन गालिबन आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी मौजूद है, और ये दोनों क्वेश्चंस बीएमबीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो बीएमबीएस में एग्जामिनर ने पेस्टल को 8 सालों में 2013 से लेकर 8 सालों में 2013 से लेकर 2021 तक बीएमबीएस में एग्जामिनर ने पेस्टल सिर्फ 2 दफा पूछा, ओनली ट्वाइस, राइट। और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पेस्टल पे सिर्फ 1 दफा आया, वो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स की अम्ब्रेला में, जो डेफिनेटली आपके कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। यानी 8 सालों में बीएमबीएस के सब्जेक्ट में पेस्टल एनालिसिस वाज द लीस्ट टेस्टेड एरिया ऑफ द पेपर। दो कि मैं इस पे बड़ी मेहनत करवाता था स्टूडेंट्स को, दो मैं इसके ऊपर मैं स्टूडेंट से सिनेरियो बेस्ड और इवन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली बीएमबीएस में जो है पेस्टल की थोड़ी डेप्थ बहुत ज्यादा थी, मतलब उसमें बहुत सारा कंटेंट था। अब कंटेंट थोड़ा कम कर दिया है इन्होंने, और इन्होंने इसको बड़े स्मॉल चैप्टर्स में इसको डेवलप कर दिया। पेस्टल के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप किताब ना पढ़ें। मैंने हैंडआउट शेयर किए हैं हर चैप्टर के, क्विक हैंडआउट्स हैं, 2-2, 3-3 सफों के। आप वहां से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लें पेस्टल की, अंडरस्टैंड व्हाट पेस्टल इज। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के हवाले से कम से कम इतना जरूर पता हो आपको कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, राइट, को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। हैंडआउट आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये इसका भी ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का इन लोगों ने आपके रिवीजन सेशन का, अगर बनाया है तो मैं कहता हूँ आरजू से कि मुझे भी ऐड कर ले उसमें, तो मैं फिर उस ग्रुप में शेयर करूंगा। आई विल ऑफ कोर्स शेयर इट। कि मैंने हर चैप्टर के बड़े छोटे छोटे और क्विक हैंडआउट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट हैंडआउट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो इसमें बहुत क्विक सा ओवरव्यू एक मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल पॉलिटिक्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, तो मैंने इसको बिल्कुल समझे कुछ 5-6 पेजेस पे स्क्वीज कर दिया। और वो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए, सिर्फ वो। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है, खैर ये कोर्स का रिवीजन सेशन तो नहीं है, उसके ऊपर अगर आपको कोई दुश्वारी हुई तो आप मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं रिवीजन के हवाले से। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसके अंदर आपको उन्होंने, हाँ हाँ बिल्कुल मोतसिम, बिल्कुल मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपका पेपर किस डेट को है ये, इसका एमएफए का आपका पेपर, इसकी डेट क्या है, विच डेट ऑफ मार्च?
9 तो 7 की शाम इंशाल्लाह, 7th ईव ऑफ 7, ठीक है, ईव ऑफ 7 हम इंशाल्लाह ताला इसकी चांद रात सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, 7 मार्च की इवनिंग, राइट, ओके। सो इसके अंदर, और जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में आपको यू नो पॉलिटिकल सिस्टम का एक कंटिन्यूम दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विंग, जिसे आप ऑटोक्रेसी कहते हैं, फौजी निज़ाम कहते हैं, टू एक्सट्रीम राइटेस्ट विंग, ठीक है, जिसे आप फेसिस्ट कैपिटलिज्म कहते हैं। अब ये पूरा टेबल या ये सब कुछ आपने याद नहीं करना, हाँ, लेकिन कम से कम ये जरूर कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ज्यादा किस विंग में आती है। मैंने बेटा सैफ ये कहा है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट जरूर शेयर कर दूंगा, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, ठीक है, बट वो आज की डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, वो आज की डिबेट का हिस्सा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली शेयर सम इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ दिस पोर्शन, स्ट्रेटजी। अच्छा, आपको क्लियरली ये जरूर पता होना था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा वो डॉक्यूमेंट ओपन करूं, ये देखें, अगर हम पहले चैप्टर पे रहें तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट विंग्स हैं, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट विंग्स हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के, यू हैव वेरियस विंग्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो एक विंग है एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विंग, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, और फिर है एक एक्सट्रीम राइटेस्ट विंग जिसको फेसिस्ट कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है, या डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म कहते हैं। अब एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको लाजमी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, कि ज्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में आती है। तो फॉर एग्जांपल, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, जब एक बिजनेस जो है, या जब एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में काम कर रहा होता है, और या एक वो कंट्री जो है वो कैपिटल ये सेंट्रल डेमोक्रेसी में काम कर रही होती है, तो यहाँ पे चूंकि प्राइवेट और पब्लिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन इनकरेज की जाती है। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ये आपने मेमोराइज नहीं करना ना, इसके ऊपर मेमोरी ड्रिवन क्वेश्चन आना है, बट देयर मस्ट बी अ कंप्लीट क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे द थिंग्स आर गोइंग टू बी अलाइंड, राइट। इसी तरह फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑन बिजनेस, तो कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जिक्र आ जाए तो कम से कम आपको रिलेट करना तो आता हो ना, ठीक। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर पेस्टल। तो पेस्टल एनालिसिस पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक अगर आप मैनेजरियल पार्ट देखें ना, तो मैनेजरियल पार्ट में आई कैन एश्योर यू कि आपको पेपर में सिर्फ मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स ही आएंगे, आपको पेपर में सिर्फ मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स ही पूछे जाएंगे इन द मैनेजरियल पार्ट, दिस इज व्हाट आई बिलीव, राइट। तो मैनेजरियल पोर्शन में पेपर में आपको सिर्फ मॉडल और फ्रेमवर्क ही आएंगे। पेस्टल का सवाल आ सकता है। अच्छा, पेस्टल में दो तरह के सवाल है, पेस्टल में दो तरह के सवाल है। इफ यू गो टू 6th चैप्टर, जहाँ पे आपको पेस्टल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं बड़े हैंडी से, उसमें आपको लॉन्ग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और उसके अंदर आपको शॉर्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसमें आपने क्या करना होगा, जिसमें आपने एज्यूम करना होगा। आई प्रे एंड आई रियली होप कि आपको लॉन्ग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आए रादर देन क्विक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन है फ्रूट का। अब ये जो फ्रूट का जो सवाल है, एक फ्रूट जूस कंपनी है, जूस कंपनी जो कि ब्रांडेड, अब इसके अंदर महदूद इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और इसमें आपको बेसिक एजम्पशंस करनी पड़ेंगी पेस्टल एनालिसिस कंडक्ट करते हुए, पेस्ट एनालिसिस कंडक्ट करते हुए। इसके बरक्स वो जो सवाल था क्योर लिमिटेड का, वो जो क्वेश्चन था क्योर लिमिटेड का, वो इसमें गिवन नहीं है गालिबन, हाँ नहीं इसके अंदर नहीं है, मैंने अलग से कराया था फ्लेवर सम का और क्योर लिमिटेड का, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, और वही सवाल आपके मॉडल पेपर में भी है। मॉडल पेपर अगर आप देखें तो आपको मॉडल पेपर में भी वो सवाल मिलेगा क्योर लिमिटेड का। तो उस तरह का सवाल जो है वो आइडियल क्वेश्चन है पेस्टल का, एंड आई रियली होप एंड विश कि उस तरह का सवाल अगर आया, अगर पेस्टल का सवाल आया आपको तो, ठीक है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में से आपके लिए इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, उस क्वेश्चन में से आपके लिए इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना कदरे आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, इट बिकम्स इजी in order to make sure that
how you are going to extracting the information. So this is how it works and this is how it is going to happen. तो पेस्टल का सवाल जब भी आएगा पेपर में सिनेरियो आएगा, आइडियली आना भी वैसे सिनेरियो ही चाहिए, आई प्रिज्यूम कि सिनेरियो ही आएगा और आना भी सिनेरियो ही चाहिए। तो पेस्टल में आपके टोटल 5 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। उसके बाद आती है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और ये एग्जैक्ट चैप्टर आप आगे जाके एसटीएम में भी पढ़ेंगे। तो अभी अगर आप इस चैप्टर में थोड़ी सी पेन बर्दाश्त कर लेंगे तो आपके लिए एसटीएम में ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा। मैक्रो कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल लेवल एनवायरनमेंट, इसके अंदर गिनती के 4 मॉडल्स हैं इस चैप्टर में, और ये चारों मॉडल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर गिनती के 4 मॉडल्स हैं और ये चारों के चारों मॉडल्स जो हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ यू नो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। उसमें पहला मॉडल है आपका ये वाला 5 फोर्सेस मॉडल, उसमें दूसरा मॉडल है आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल, उसमें तीसरा मॉडल है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस एनालिसिस, और उसमें चौथा मॉडल है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स। राइट, ये 4 मॉडल्स हैं आपके 7वें चैप्टर में, ये 4 मॉडल्स हैं आपके चैप्टर नंबर 7 के अंदर। सबसे पहले डिस्कशन होती है 5 फोर्सेस पे। ठीक है, इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये तो आपने जिन्होंने बीएमबीएस पहले पढ़ी हुई है उन्होंने 5 फोर्सेस को पहले पढ़ा भी हुआ है, तो ये एग्जैक्टली सेम मॉडल है। दूसरा मॉडल है लाइफ साइकिल मॉडल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। जी उमर, बिल्कुल मैंने पहले भी अनाउंस किया है, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह 7 मार्च की शाम को, 7 मार्च की शाम को हम एमएफए का चांद देखेंगे, मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे भी। ठीक है, लाइफ साइकिल मॉडल बताता है कि इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट्स जो है ये वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल से गुजरती हैं और किस तरह डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कॉस्ट वेरी करती है बिजनेस की, सेल्स और उसके रेवेन्यूज वेरी करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट इम्प्लीकेशन, कॉस्ट कैसे वेरी करती है। इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था, आपको याद होगा, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, वो ग्लोरी मोबाइल का, ग्लोरी लिमिटेड जो कि कोई नया मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं ग्लोरी के नाम से, फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो उसके ऊपर फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज बतानी थी और उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट ब्रीफ करनी थी और बेनिफिट्स बताने थे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अच्छा जी, उसके बाद ये ग्लोरी मार्वल ग्रुप, ये वाला सवाल, ये प्रैक्टिस कर, ये क्वेश्चन है एसपीएम का, ये फाइनल्स का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था फाइनल्स में 2018 में समवेयर, तो ये क्वेश्चन फाइनल से लिया गया है। तीसरा मॉडल है आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस एनालिसिस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंपटीशन जो है वो अपने जैसों के साथ होता है, अपने से ऊंचों के साथ नहीं होता। ठीक है, आप कंपीट करते हैं अपने जैसों के साथ। फॉर एग्जांपल गोरमे कंपीट करता है केक्स एंड बेस के साथ, गोरमे नेस्ले को कंपीट नहीं कर सकता। तो इदारे क्या करते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना लेते हैं फिर, ताकि ये जाने कि कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी किस तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट करनी है विद देयर क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसकी बेस पे हम स्ट्रेटेजिक स्पेसेस मेजर करते हैं। ये तीसरा मॉडल है, दिस इज द थर्ड मॉडल, राइट, ये तीसरा मॉडल है। और उसके बाद फिर आता है आपका चौथा मॉडल, अब वो है बीसीजी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर भी मैंने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई है, 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसकी बेस पे आपने उसे, जैसे ये वाला सवाल हमने क्लास में किया था, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको एक क्लास में भी करवाया था, अलग से भी हमने इसके प्रैक्टिस की थी, इसका मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर भी किया था। तो आप इस चैप्टर में से अगर आप सिर्फ ये 4 मॉडल ही तैयार कर लें तो आई कैन एश्योर यू कि आपका इस चैप्टर का सवाल पेपर, ये लिख लें कहीं सुनहरी हरूफ में लिख लें, तो इस चैप्टर का सवाल पक्का है पेपर में। इन 4 में से एक मॉडल पेपर में 100% आएगा। जिस तरह बीएमबीएस के दौर में आपको याद है वो कंपैरेटिव फोर्सेस के 4 मॉडल्स होते थे, सॉर्ट, वैल्यू चेन, लाइफ साइकिल, नॉट लाइफ साइकिल, 5 फोर्सेस और माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल। तो उनमें से एक मॉडल तो पेपर में हर दफा आता था, एवरी टाइम, हर दफा आता था। इफ यू रिमेंबर दैट, दोज जिन लोगों ने पहले अगर कभी बीएमबीएस पढ़ी हुई है, सेम इज द केस हो रही है। इस चैप्टर के 4 मॉडल्स हैं और कहीं जो कहते हैं ना जली हरूफ में लिख लें कि इनमें से एक मॉडल मिलना है आपको पेपर में। ठीक है, इट कैन बी बीसीजी, इट कैन बी 5 फोर्सेस। अब वो ट्रेंड एनालिसिस करके इनमें से कौन सा आएगा
वो ट्रेंड एनालिसिस करके मैं आपको इंशाल्लाह 2-3 अटेम्प्ट के बाद, आपको नहीं, अल्लाह ताला करे कि आप सारे मार्च में पास करें, आपके बाद आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं 2-3 अटेम्प्ट के बाद एग्जैक्ट मॉडल बता पाऊंगा कि जनाब आपकी अटेम्प्ट में ये मॉडल आ रहा है, जब एक ट्रेंड मेरे सामने आ जाएगा, राइट। बट फॉर यू ये चारों इंपॉर्टेंट है, बट फॉर यू ऑल ऑफ दीज 4 आर इंपॉर्टेंट। इन चारों पे मेहनत करें, इन चारों की अच्छी प्रैक्टिस करें, और इन चारों को, अच्छा देखें पेपर में अभी हम उस पर आते हैं कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मॉडल पेपर को सामने रखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मॉडल पेपर में एमसीक्यूज हैं, मॉडल पेपर में एमसीक्यूज हैं, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। मॉडल पेपर में तो एमसीक्यूज हैं, बट आई एम क्वाइट स्केप्टिकल, क्योंकि ये अक्सर होता है और आई कैप हमेशा करता है कि मॉडल पेपर से असल पेपर मुख्तलिफ होता है। मॉडल पेपर तो इसलिए ये कोई वो नहीं है लाइक हार्ड एंड फास्ट, वो रूल नहीं है कि आपका जो मॉडल पेपर होगा उसी फॉर्मेट पे आपको अपना फाइनल पेपर आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ये ऐसा कतई नहीं है कि जैसा आपका मॉडल पेपर होगा वैसा ही आपका फाइनल पेपर होगा, ये इस तरह का सीन नहीं है, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द मॉडल पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पेपर दैट यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है। तो जो पेपर जो है वो आप लोगों को आएगा, दैट पेपर मे बी डिफरेंट, ठीक है, एंड दैट मे बी एंटायरली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द मॉडल पेपर। एनी हाउ एमसीक्यूज कंसेप्चुअली होंगे अगर आए भी तो नॉलेज बेस्ड नहीं होंगे, कंसेप्चुअल होंगे। हम अभी कुछ एमसीक्यूज मॉडल पेपर के देख भी लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कंसेप्चुअल इन नेचर। तो इस चैप्टर में से ये 4 मॉडल्स हैं, और पुटिंग द थिंग सिंपल फॉर यू, डेफिनेशन जरूर याद समझ लें, याद कर लें, इंडस्ट्री क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लें। अदरवाइज ये 4 मॉडल इस चैप्टर के तैयार कर जाएं, इंशाल्लाह इस चैप्टर से आपको बड़ा इफाका होगा पेपर में, इस चैप्टर से आपको पेपर में बड़ा इफाका होगा, राइट। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इस चैप्टर से माइनस कर दें। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विल बिकम पार्ट ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, और ये शॉर्ट एनालिसिस यही अगले चैप्टर में कवर हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को बेशक यहाँ से स्किम कर लें, अगर करना है तो इसको यहाँ से देखने की भी जहमत ना करें बेशक, और सिर्फ स्किम कर लें, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस इज बीइंग डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ द 8th चैप्टर। क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है मैनेजरियल एनालिसिस का, दैट केटर्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस बोथ। तो शॉर्ट एनालिसिस जो है वो दोनों को कवर कर लेता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आती है मैक्रो मॉडल से, पेस्टल से, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपको पता लगती है इंडस्ट्री लेवल मॉडल से, 5 फोर्सेस से, वैल्यू ये अपना लाइफ साइकिल से, और बीसीजी से, ठीक है। अदर देन दैट इंटरनल एनालिसिस गिव यू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अदर देन दैट योर इंटरनल एनालिसिस प्रोवाइड्स यू विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड डिफरेंट वीकनेसेस। तो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है ये इंटरनल होती है। इसके लिए हमारा 8वां चैप्टर है, लेकिन 8वें चैप्टर में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में टेक्नोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। 4th चैप्टर, तो 4th चैप्टर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस। तो आपका जो इंटरनल एनालिसिस है, आपका जो इंटरनल एनालिसिस है, इसके आगे फर्दर 2 हिस्से हैं। इसके अंदर आईटी है और इसके अंदर कैपेबिलिटी एनालिसिस है, विच इज योर 4th चैप्टर। आईटी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे जो आईटी है टेक्नोलॉजी, ये एक्सटर्नल इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, जैसे ई कॉमर्स, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे जो आईटी है ये इंटरनल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड बाय। तो ये वाला चैप्टर आईटी का और ये वाला चैप्टर आईटी का, ये डिफरेंट है। दिस इज टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन दैट इज अकरिंग इन द एनवायरमेंट दैट इज ट्रिगरिंग फर्म टू चेंज, जैसे ई कॉमर्स, ई अडॉप्शन, मोबाइल कॉमर्स। These are the technological components which are internal to organization, जिनको आप खुद कंट्रोल करते हैं, जनरल कंट्रोल, अपना आईटी कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये जो 6th चैप्टर है ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 के एसपीएम में इसमें से सवाल आता होता है, लेकिन खैर मैंने मॉडल पेपर में ना क्वेश्चन इसमें से देखा है मॉडल पेपर में, और ना मैंने मॉडल पेपर में सवाल इसमें से देखा है। मॉडल पेपर में जो ज्यादातर जो उसने क्वेश्चन पे फोकस किया हुआ है वो कंपैरेटिव फोर्सेस पे किया हुआ है, पेस्टल पे किया हुआ है, और उसने इंटरनल एनालिसिस में से कैपेबिलिटी के ऊपर उसने वैल्यू चेन पे फोकस किया है, माइट बी, राइट। सो इसीलिए खैर ये वाला चैप्टर नॉलेज, अगर कोई चैप्टर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये वाला है। अगर कोई चैप्टर, तब टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या होती है, जनरल कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, एंक्रिप्शन क्या होती है, फायरवॉल्स क्या होती हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इम्पैक्ट स्ट्रेटजी पे क्या होता है, आईटी का इम्पैक्ट स्ट्रेटजी पे क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है नॉलेज बेस्ड लेवल के।
ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो नॉलेज बेस्ड लेवल पे प्रिपेयर कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो नॉलेज बेस्ड लेवल पे भी आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? So if you are able to understand something conceptually, it would be you are going to be a better chance to retain it, conceptually, and आपकी मेमोरी बेहतर काम. अगर सिर्फ रट्टा मारेंगे ना, अगर सिर्फ क्रैमिंग करने जाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे, अल्टीमेटली नुकसान उठाएंगे, राइट? तो चौथा चैप्टर भी जरा एक दफा नजर से गुजार लेते हैं. लेट्स क्विकली रिव्यू द फोर्थ चैप्टर. क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस टेस्ट कर रहे होंगे तो टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्स हैं वो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में काउंट होंगे. तो इसलिए ये चौथा चैप्टर पेस्टल पढ़ते हुए चौथे को स्किप करें, इंटरनल एनालिसिस पढ़ते हुए चौथे को रिवाइज करें. थोड़ा सा सीक्वेंस इस किताब का अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं. तो ये है इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस के ऊपर. यदि वर्चुअल कंपनी पे एक दफा क्वेश्चन आया था बीएमबीएस के दौर में, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वर्चुअल कंपनी के ऊपर 4 नंबर का सवाल था. वर्चुअल कंपनी के सेलियंट फीचर्स क्या होते हैं. तो वर्चुअल कंपनी में सवाल आ चुका है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बीएमबीएस में, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बिग डेटा की डेफिनेशन, एआई की डेफिनेशन, आईटी का रोल स्ट्रेटजी की तरफ, आईएस क्या है, आईएस का रोल स्ट्रेटजी की तरफ, राइट? इंफॉर्मेशन ये सिर्फ स्किम कर लें, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे सवाल आएगा नहीं, क्योंकि इतना नैरो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते थे, खैर अब काफी स्क्वीज कर दिए हैं, सो दे माइट नॉट बी इवैल्यूएटेड, राइट? डेटा वेयर हाउस क्या होती है, डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इस चैप्टर के अंदर से अगर 90% चांसेस सवाल अपेयर होने के हैं तो वो यहाँ से, ऊपर वाले एरिया से सिर्फ 10% चांस है क्वेश्चन आने के, ठीक है? तो वो कहते हैं मरता क्या ना करता, अगर आपने इस चैप्टर से अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी ही है तो ऊपर वाले एरिया को सिर्फ पढ़ लें, इसको तैयार करें. आईटी कंट्रोल एसपीएम में 90% क्वेश्चन इसमें से आता होता है, बल्कि 90% क्या 100% इसमें से आया है अभी तक क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर भी एसपीएम से बोरो किया गया है. ये चैप्टर भी फाइनल से, आपकी किताब के 3 चैप्टर फाइनल से बोरो किए गए हैं, चौथा, सातवां, आठवां, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम चैप्टर फाइनल की किताब में मौजूद है, वर्ड टू वर्ड. तो आपको वहां जाके आसानी हो जाएगी इसकी. तो अभी तक एग्जामिनर जो आईटी का क्वेश्चन पेपर में पूछता आया है वो इस चैप्टर से पूछता आया है. दिस चैप्टर हैज बीन टेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर वे. तो आईटी थ्रेट्स क्या होते हैं, आईटी कंट्रोल्स किस किस्म के होते हैं, 2 होते हैं. जनरल कंट्रोल होते हैं एप्लीकेशन, फिर आगे जनरल में 2 किस्म के कंट्रोल्स होते हैं, फिजिकल कंट्रोल्स होते हैं और आईटी जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, जिसमें आपके पास किस किस्म के कंट्रोल्स होते हैं. पासवर्ड से सवाल आ चुका है एसपीएम में, फिर एसपीएम में फायरवॉल से क्वेश्चन आ चुका है, फिर एसपीएम में वायरसेस से सवाल आ चुका है. ये सवाल आया था एसपीएम में, टाइप्स ऑफ वायरसेस पूछी गई थी. देखिए मैं आपको बात बताऊं, आपके पास एक्सेस है पास्ट पेपर्स की, ठीक है? मैं आपके साथ ना फाइनल्स का ना पास्ट पेपर एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, उसमें से चैप्टर नंबर हाईलाइट कर दूंगा. जब कोई पेपर पहली दफा होता है ना, तो चूंकि आईकैप के पास भी इस पेपर के बेंचमार्क क्वेश्चंस नहीं है, तो ये ऐन मुमकिन है कि जो चैप्टर फाइनल से बोरो किए गए हैं एग्जामिनर एग्जैक्टली वहां से पास पेपर क्वेश्चन उठा के आपको दे दे. इसके बड़े वसी चांसेस, एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव रिगार्डिंग दिस अप्रोच, क्योंकि अभी तक बेंचमार्क आईकैप के पास खुद भी नहीं है इस चैप्टर के क्वेश्चन को डेवलप करने का. तो एक लेवल, एक बेसिक बेंचमार्क को डेवलप करने के लिए आईकैप ये बिल्कुल कर सकता है कि जो चैप्टर फाइनल्स के हैं, जैसे चौथा, सातवां, आठवां, ये 3 चैप्टर, और ये तीनों चैप्टर फाइनल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट, लाइक हर अटेम्प्ट में इन तीनों चैप्टर में से पेपर में कलेक्टिवली कुछ 45, 40, 47 नंबर आते हैं फाइनल्स में. हाँ, 40 के करीब. हाँ, राइट. तो मैं आपके साथ ना वो भी एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उससे भी आपको थोड़ा सा फायदा होगा. एनी हाउ, तो आईटी रिसोर्सेज, इसमें से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आना है आपको, अगर आया तो, अगर सवाल आया तो नॉलेज बेस्ड आएगा. देन मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 8, इंटरनल कैपेबिलिटी एनालिसिस ऑफ बिजनेस. बिजनेसेस अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, एंड हाउ दे मूव टूवर्ड्स द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल. सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट इंटरनल एनालिसिस. इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, डेफिनेशन है. और व्हाट आर थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, व्हाट आर यूनिक रिसोर्सेज, व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंस. इस चैप्टर में एक ही मेन मॉडल है, वो है कंपैरेटिव एडवांटेज, सॉरी इसका वैल्यू चेन का. इस चैप्टर में एक ही मेन मॉडल है, वो है वैल्यू चेन. स्ट्रेटजी क्लॉक मॉडल तो नहीं है ना इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज का, इसमें स्ट्रेटजी क्लॉक मॉडल नहीं है. हाँ, वैल्यू चेन मॉडल. इस चैप्टर का एक ही मेन मॉडल है, वैल्यू चेन मॉडल.
और दूसरा इसका मेन मॉडल है स्वॉट एनालिसिस। दूसरा इस चैप्टर का मेन मॉडल है स्वॉट एनालिसिस, ये स्वॉट एनालिसिस। इस चैप्टर के दो मॉडल है मेनली, इस चैप्टर के दो मॉडल हैं। वैल्यू उसके अलावा जो कुछ है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, पढ़ें समझें। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ फ्रेम करना आता हो, राइट। तो मैनेजरियल पोर्शन में से, एंड देन वी हैव द लास्ट चैप्टर विच इज एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिक्स में भी दो मॉडल्स हैं, ट्रिपल ए मॉडल है और इसके अंदर आपके पास, मेरे सर एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा जरूरी कॉल ले लूँ, पैक से ही आ रही है, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? इसमें दो मॉडल हैं, एक ट्रिपल ए मॉडल है और इसमें दूसरा आपका वो है, क्या नाम है दूसरे मॉडल का? ट्रिपल ए मॉडल एंड द सेकंड मॉडल है टकर मॉडल, ये टकर। ये दो मॉडल हैं और इसके अलावा इसमें इन दोनों मॉडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है इस चैप्टर में? वो है आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स, जो आपने ऑडिट में भी पढ़े होंगे। जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ लिया है या इस सेशन में साथ साथ पढ़ा है, इसके अंदर डेफिनेटली ऑडिट में भी आपने ये वाली चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, राइट। तो मॉडल पेपर में इस चैप्टर में से सवाल नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन इन द मॉडल पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर, बट इस चैप्टर में से ये आपने जो कोड ऑफ एथिक्स हैं इनको जरूर तैयार करना है। इस पे खैर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाई थी, आपको याद होगा, हमने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फिर ये बताना था कि कौन कौन सा कोड ऑफ एथिक्स एथिकल बिहेवियर चैलेंज हो रहा है पेपर में। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, you might be given a scenario and you might be required to tell that which particular code of ethic is being challenged, ठीक है जी। तैयब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा आपका? तो ये चीजें इसमें से। उसके अलावा टकर मॉडल, ट्रिपल ए मॉडल के स्टेप्स क्लियरली समझे और उसकी जितनी प्रैक्टिस किताब में है वो काफी है, जितनी प्रैक्टिस किताब में है वो काफी है, ठीक है। एक्चुअली आई ट्राई टू, मैंने जैसे आप लोगों ने कहा था कि मैं इसके कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, आई ट्राई टू फिगर आउट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके कुछ खास प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले नहीं। जो मिले वो बहुत ही एडवांस लेवल के थे, मतलब आप लोगों के लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने एसीसीए की किताबें भी देखी, मैंने ये सीमा की किताबें भी देखी, लेकिन मुझे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिले। मैंने वो आईसीआईडब्ल्यू की भी एक दो किताबें निकाली, वहां से भी मैंने चेक किया, लेकिन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे नहीं मिले। ये पता नहीं कहाँ से टक्कर मॉडल और ट्रिपल ए मॉडल उठाया है उन्होंने, गूगल पे इनका जिक्र जरूर है, लेकिन वहां पे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो जितनी प्रैक्टिस किताब में गिवन है उतनी कर लें, अल्लाह का नाम लें, बस 7 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट और 5 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। तो आपको अगर इस पे सवाल आया तो आपको इसी फॉर्मेट के ऊपर इसको डिप्लॉय करना होगा, ठीक है। इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस यू माइट बी डिप्लॉइंग इट इन द सेम मैनर, राइट। तो अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस इतने ज्यादा कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि आप अगर लिस्ट करें फ्रेमवर्क्स को और मॉडल्स को, अगर आप लिस्ट करें फ्रेमवर्क्स को और मॉडल्स को, तो आपके पास टोटल 7-8 फ्रेमवर्क्स की एक लिस्ट बनती है, ठीक है। आपके पास 7-8 फ्रेमवर्क की एक लिस्ट बनती है, राइट। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स कलेक्टिवली पेस्टल एक मॉडल 5 चैप्टर में से। सातवें चैप्टर में से 4 मॉडल, ठीक है। 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड स्पेसेस एंड बीसीजी। अच्छा, 8वें चैप्टर में से मेनली 2 मॉडल, ठीक है। कौन कौन से? वैल्यू चेन एंड सॉर्ट एनालिसिस, राइट। और उसके बाद 9 चैप्टर में से 2 मॉडल, टकर एंड ट्रिपल ए। तो ये टोटल हो गए 9। वो कहते हैं कि एट द लीस्ट, एट द लीस्ट, यानी आप समझें कि वो होता है ना बिल्कुल कि अल्लाह तवक्कल है इस वक्त आपकी तैयारी, और वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा अगर चाहिए ना, तो ये 9 मॉडल्स है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, अगर डूबते को तिनके का सहारा चाहिए तो ये 9 मॉडल्स हैं। कुछ नहीं करना ना, तो ये 9 मॉडल जरूर तैयार कर लें। इंशाअल्लाह ताला एटलीस्ट 40% में से आप मोर देन 50-60% अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे पेपर में, अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे, स्कोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं रिस्क हमेशा रहता है, अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे आप, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, राइट, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ओके, और तो ये 9 मॉडल जो हैं they play a very important role towards overall examination passing. फाइनेंशियल पोर्शन डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर आपका जो क्रिटिकल पोर्शन है ज्यादा टाइम डिमांड करेगा आपसे पेपर में। इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि आपने पहले स्ट्रेटजी के सवाल पढ़ा देने हैं पेपर में। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। लेट्स टॉक अबाउट किसी, अच्छा एक तो ये कि पेपर में क्वेश्चन का सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। कोशिश कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है, कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेटजी का पोर्शन अलग अटेम्प्ट कीजिएगा, फाइनेंस का पोर्शन अलग अटेम्प्ट कीजिएगा। यानी आपके पेपर के अंदर डिस्टिंक्टिवली 2 पोर्शन होने चाहिए। पेपर में सवाल नहीं 2 पोर्शन में होंगे, सवाल मिक्स ही होंगे। लाइक हो सकता है पहला सवाल स्ट्रेटजी का हो तो दूसरा सवाल आपका फाइनेंस का हो, तो तीसरा सवाल स्ट्रेटजी का हो तो चौथा सवाल आपका फाइनेंस का हो। देखिए, अगर तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर सिनेरियो को सामने रखते हुए अपने वर्ड में लिखेंगे और उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे टॉपिक के। अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है फिर ज्यादा बुकिश नॉलेज आपको रिप्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नौइयत के ऊपर। तो पेपर में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो शायद ब्लेंडेड हों। आप पहले पूरा पेपर स्किम करें, पहले 15 मिनट में उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें और जेन में एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, जेन में एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। जिनको अगेन ये मेरी रिकमेंडेशन है, यू मे ऑफ कोर्स गो अगेंस्ट दैट, इट्स नॉट अ रूल, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। जिन क्वेश्चंस पे आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है, अगेन ये अदर वे राउंड है कि जिन सवालों पे आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है ना, चाहे वो स्ट्रेटजी का है चाहे वो फाइनेंस का है, सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपने क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर दिया, 3 बाद में कर दिया, लेकिन क्वेश्चन के पार्ट्स का सीक्वेंस मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। पार्ट ए से पार्ट बी ड्राइव हो रहा होता है या पार्ट बी से पार्ट सी ड्राइव हो रहा होता है। तो पार्ट्स में काइंडली, चाहे किसी बात सवालों के पार्ट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे क्वेश्चन के पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन पार्ट्स को सीक्वेंस में रखिएगा। ये थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करता है कि आप सीरियस हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ये ना कीजिएगा कि पार्ट ए जो है वो एक सफे पे तो पार्ट सी उसके बाद और फिर पार्ट बी, डोंट डू दैट। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन से आपको 100% कमांड है ना, सबसे पहले आपने उन क्वेश्चन को हाथ डालना है। चाहे वो, ये एक अप्रोच है, चाहे वो स्ट्रेटजी का है चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो स्ट्रेटजी का है चाहे वो फाइनेंस का है। दूसरी अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप स्ट्रेटजी के पोर्शन को पकड़ें कि ओके फाइन, मुझे इस पोर्शन को सबसे पहले, लेकिन 60-40 है ना, तो टाइम की रेशियो भी 60-40 होनी चाहिए। यानी 3 घंटे का 60% आपका फाइनेंशियल पोर्शन को और 3 घंटे का 40% आपका मैनेजरियल पोर्शन को। तो 3 घंटे का 40% जो है, लाइक 180 मिनट का अगर 40% निकालें तो ये बनते हैं तकरीबन 72 मिनट। तो 1 घंटा और 12 मिनट जो है, 1 घंटा और 12 मिनट आपने देने हैं मैनेजरियल पोर्शन को और 1 घंटा 48 मिनट आपने देने हैं फाइनेंशियल पोर्शन को। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1 hour and 12 minutes should be dedicated to managerial portion and 1 hour and 48 minutes should be dedicated to your financial portion. Got it? अब उस 1 घंटा 12 मिनट में आपने अपना मैनेजरियल पोर्शन खत्म करना है। कोशिश करेंगे उसमें से टाइम सेव हो जाए ताकि फाइनेंशियल पोर्शन को आप बेहतर टाइम दे सकें, लेकिन ये अपर लिमिट है 1 hour and 12 minutes। आइडियल रिकमेंडेशन यही है कि पहले मैनेजरियल पोर्शन को फारिग करें। हाँ, कोई अगर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कोई एक आधा आ गया है तो उसको बेशक फाइनेंशियल पोर्शन के बाद ले जाएं या एंड पे ले जाएं। ये सारे जो मुश्किल सवाल हैं 2 या 3, उनको एंड पे क्लब कर दें फाइनेंशियल पोर्शन को, और उस हवाले से जी बस हम ओवर कर रहे हैं बेटा, वी आर जस्ट कंप्लीटिंग इट, लास्ट फ्यू मिनट्स, डिस्कशन इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, डिस्कशन हमारी तकरीबन खत्म हो गई है, तो अब हम जस्ट कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा
गौर व फिक्र करना है, सिनेरियोज की प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंसिवली सिनेरियोज की प्रैक्टिस करें। किताब के अंदर भी हैं, इसके अंदर मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक बना के दिए हुए हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस अवेलेबल है ICAP की वेबसाइट पे। CFAP 3 के पास पेपर डाउनलोड करें और CFAP 3 के पास पेपर में से आप क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के अटेम्प्ट करें। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, हार्डली 2 मिनट लगते हैं पेपर को स्किम करने में। और अभी तक CFAP के आपको 10 पेपर मिलेंगे अपलोड हुए हुए पिछले 5 सालों के। उन 10 पेपर को डाउनलोड करें एक ही गो में, उसमें से स्किम करें। नहीं यार, चांद रात को ही होती है ना, ईद से एक दिन पहले ही होती है, क्योंकि उसमें मैं बहुत स्पेसिफिक बातें बताऊंगा। तो आई डोंट वांट यू टू जस्ट स्टार। वैसे मैंने कुछ हिंट्स अभी दे दिए हैं आपको, मैंने उसमें काफी सारे हिंट्स चांद रात वाले अभी दे दिए हैं आपको, अगर आपने गौर से सुना हो तो। वो हिंट्स आप अभी भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन चांद रात तो चांद रात ही है ना भाई, ठीक है। चांद रात तो फिर 30 या 29 रमजान को ही मनाई जाती है ना, यकम रमजान को तो नहीं आप चांद रात मनाते। राइट। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आपने इनकी फोकस रहना है। बाकी मैं अभी हमारा ग्रुप एक्टिव है व्हाट्सएप का, मेरी सपोर्ट आपके लिए रेडिली अवेलेबल है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। माशाल्लाह वो आपके फाइनेंस के सवाल इतने ज्यादा होते हैं कि वो बाद दफा मुझसे पूछा गया क्वेश्चन थ्रेड में कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि आपको विद इन अ फ्यू आवर जवाब नहीं मिला अपने सवाल का, तो आप दोबारा पूछ लिया करें, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट जरूर शेयर कर देता हूँ काशान, इंशाल्लाह। वो मैं भी उसे कहता हूँ मुझे ग्रुप में ऐड करे, तो मैं ये चैप्टर की फाइल पास्ट पेपर एनालिसिस BMBS का भी और फाइनल SPM का भी मैं कुछ चीजें शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। मेरी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार करे। सी यू इंशाल्लाह सून। मेरी कभी भी जरूरत हो, आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।